नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है बेसिकली 6 नवंबर और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट सभी लोगों को मिलता रहे। तो आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले एक सूचना जो कि डेली में आपको देता हूं, और वो ये कि अगर आपका फोकस बेसिकली आरओ एआरओ और पीसीएस दोनों परीक्षाओं पर है या किसी एक परीक्षा पर है, तो उसके लिए डिकोड एग्जाम ने प्रोग्राम चलाया हुआ है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आरओ एआरओ एंड यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज। इसके माध्यम से आप क्या कर पाएंगे कि इसके माध्यम से आप जो है अपने पूरे सिलेबस को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में रिवीजन कर पाएंगे, जिसमें करीब करीब 9000 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 9000 प्रश्नों के माध्यम से आप पूरे पाठ्यक्रम का आपको जो है रिवीजन करा दिया जाएगा प्रश्नों के फॉर्म में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बेसिकली इसमें क्या होगा, जो ट्रेंड है एग्जाम का, ठीक है, हाल फिलहाल में जो आयोग ने अपना ट्रेंड बदला है प्रश्नों का पूछने का, उस नए बदलते हुए जो है जो पैटर्न है, प्रकृति है, नेचर जो उसका है, उसके आधार पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो है टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट वाइज जो है डेली टारगेट फॉर रिवीजन के लिए दिया जाएगा, जिसमें 3 टाइम्स आपका कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा। सॉल्व और अनसॉल्व पीडीएफ आपको दी जाएगी एबी टेस्ट की। इसके अलावा 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, 15 आरओ के टेस्ट, 10 पीसीएस के टेस्ट और 5 सीसेट के टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आपका पीसीएस का फोकस होगा तो आप सीसेट को लगा लीजिएगा, पीसीएस पर फोकस नहीं होगा तो आप आरओ और पीस प्लस जीएस के पीसीएस के टेस्ट को लगा लीजिएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपका फोकस किसी भी एग्जाम पर होगा, यह टेस्ट सीरीज बेसिकली आपके लिए क्या होगा, बहुत ही फायदेमंद होगी। और इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आपको जो है बायलिंगुअल फॉर्म में, बायलिंगुअल क्वेश्चंस जो है आपको देखने को यहां पर मिलेंगे, और 5000 क्वेश्चंस भी आपको जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप में देखने को मिलेंगे, विद सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका ये प्रोग्राम जो डिजाइन किया गया है आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेहतर है। और अक्सर मैं आपसे कहता हूं, इनफैक्ट मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है पीवाईक्यूज प्लस क्वेश्चंस का क्या, क्वेश्चंस का आपको बार बार रिवीजन करना है, यानी कि उसकी प्रैक्टिस करना। और वो प्रैक्टिस आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से या इस प्रोग्राम के माध्यम से आप कर सकते हैं। यदि आपको इस प्रोग्राम से जुड़ना है उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर टाइप करना होगा वीडियो टेस्ट और उसको लिख करके आपको भेज देना होगा 9506742546 पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। तो इस प्रोग्राम से जुड़िए और अपनी तैयारी को बढ़िया करिए, ठीक है। अब आइए हम लोग फटाफट लास्ट डे का रिवीजन करते हैं। लास्ट डे में क्या था कि भारत द्वारा टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, 2025 निर्धारित किया गया है, आप सभी लोगों को पता होगा। और इसके अलावा 2030 तक जो है अलग अलग देशों के द्वारा जो है टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में किसे बोत्सवाना का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ड्यूमा बोको को। इसके अलावा हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य नीति और योजना NBSAP का शुभारंभ किया गया? तो वो है आपका देश कौन सा? कोलंबिया, ठीक है। इसके अलावा इसरो ने अपने चंद्रमा मिशन योजना के तहत कहां पर देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की है? तो वो लेह है। कल हमने आपसे कहा था कि यह प्रश्न आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कब से जो है स्टार्ट हो रहा है? तो वो 5 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, याद रखिएगा। और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासकीय निकाय की 352वीं जो बैठक हो रही है वो कहां पर हो रही है? तो वो हो रही है आपके जिनेवा में। इसके अलावा संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो वज्र प्रहार भारत और किस देश के मध्य का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो वो है भारत और अमेरिका के मध्य का। इसके अलावा पीएम जनमन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2023 में। तो ये हमारे कल के प्रश्न का उत्तर है, यानी कि रिवीजन है। और अब हम आते हैं कल के प्रश्न के उत्तर पर, अर्थात जो हमने कल आपसे प्रश्न पूछा था। कल हमने आपसे पूछा था कि ओजोन परत कहां पर पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, यान मंडल या फिर वायुमंडल? तो ओजोन परत पाई जाती है बेसिकली कहां पर? समताप मंडल में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न यहां पर पूछा गया है, राइट, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं सीधे तौर पर आज के प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है कि असम में भाषा गौरव सप्ताह मनाया जाता है। अभी हाल ही में दरअसल भाषा गौरव सप्ताह मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। जो असम के मुख्यमंत्री हैं, कौन है? वो बिशु शर्मा जी, आपको जानते होंगे।
तो ये कब से कब तक मनाया जाएगा? 3 से 9 नवंबर, 9 से 16 नवंबर, 16 नवंबर से 23 नवंबर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ए, यानी कि 3 से 9 नवंबर के मध्य में असम में भाषा गौरव सप्ताह मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बेसिकली जो है असमिया भाषा को क्या किया गया है? असमिया भाषा को बेसिकली क्या किया गया है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, इसीलिए। ठीक है, यानी कि सीएम हेमंता विश्व शर्मा की अध्यक्षता में असम मंत्रिमंडल ने असमिया भाषा और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित शास्त्रीय भाषा के रूप में इसकी हालिया स्थिति का सम्मान करने के लिए 3 नवंबर से 9 नवंबर 2024 के मध्य में भाषा गौरव सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है या फैसला किया गया है। ठीक है, किन किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, इस पर ऑलरेडी हमने आपको प्रश्न कराया था। और कितनी भाषाएं शास्त्रीय भाषाओं में आ गई हैं, आप लोग कमेंट करके जरा मुझे बताइएगा। और वो कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, इसको भी आप लोग रेडी कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट, तो ये हो गया। अब बाकी आप लोग पॉइंट पढ़ लीजिएगा। बाकी असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया था? तो ये नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह, डॉक्टर एस जयशंकर या फिर निर्मला सीतारमण जी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि डॉक्टर एस जयशंकर। और डॉक्टर एस जयशंकर क्या है? ये भारत के क्या है? विदेश मंत्री हैं, याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा। यह दूतावास न्यूजीलैंड के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाने, व्यापार बढ़ाने, शैक्षिक संपर्क का विस्तार करने, यानी कि अलग अलग सुविधाओं को प्रदान करने के लिए जो है ये उपयोग में आएगा। तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है, थाईलैंड के विदेश मंत्री कौन है भाई? अभी हाल ही में चर्चा में थे और ये भारत की यात्रा पर थे, इसलिए चर्चाओं में है। तो कौन है थाईलैंड के विदेश मंत्री? मैरिस सांग्यामपोंगसा या पेंटोक्टान सिनावात्रा या मैरी रॉक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो थाईलैंड को जो विदेश मंत्री हैं भाई साहब, वो हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैरिस सांग्यामपोंगसा। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बेसिकली ए हो जाएगा और उत्तर सेम पॉइंट जो हमने आपको बताया। चर्चाओं में क्यों है? चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि भारत की दरअसल 4 दिवसीय यात्रा पर ये आए हुए थे, इसीलिए दरअसल ये चर्चाओं में थे। इसलिए प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। बाकी थाईलैंड के बारे में आप लोग जो है कुछ एक प्रश्न को रेडी कर लीजिएगा कि थाईलैंड की सीमा जो है किन किन देशों से लगती है और क्या क्या फैक्ट इसमें है। ठीक है, सांग्यामपोंगसा नई दिल्ली में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के सदस्यों के साथ विचारों का उन्होंने आदान प्रदान किया और इसके साथ साथ में जो धम्म की एशियाई शताब्दी की ओर विषय पर विशेष संबोधन भी जो है उन्होंने दिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत द्वारा अगस्त 2024 में, याद रखिएगा कब? अगस्त 2024 में कहां पर अपना रेजिमेंट मिशन खोला था? तो अल्बानिया में, नेपाल में, उत्तर कोरिया, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी कि अल्बानिया इज द राइट आंसर। ठीक, पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही जो हमने आपको बताया। चर्चाओं में क्यों है? चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि भारत और अल्बानिया ने तिराना में द्विपक्षीय जो है क्या की है? परामर्श किया है, विचार विमर्श किया है, इसलिए चर्चाओं में है, इसलिए आपके एग्जाम में पूछ सकता है। इसके अलावा भारतीय पक्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो भारतीय पक्ष का जो नेतृत्व है वो विदेश मंत्रालय में जो अतिरिक्त सचिव हैं, कौन? अरुण कुमार साहू, उन्होंने किया था। और जो अल्बानियाई पक्ष है उसका नेतृत्व अल्बानिया के यूरोप और विदेश मामलों के जो उप मंत्री हैं एंड्रिट याजीराज, इन्होंने किया। कई बार क्या होता है, जब कोई बड़ी बैठक होती है, किसी टॉपिक पर जब डिस्कशन होता है, तो उसमें जो है भारत की तरफ से या पर्टिकुलर देश की तरफ से कौन सम्मिलित हुआ था, ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये नाम जो हमने बताए हैं आपको, अरुण कुमार साहू भारत की तरफ से हैं, और ये जो एंड्रिट याजीराज है, इनके नाम को आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, भारत और इंडोनेशिया के बीच कहां पर संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुण शक्ति 2024 के 9वें संस्करण कौन सा है? नवा है, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि जो पर्टिकुलर कोई चीज हो रही है तो उसका संस्करण कौन सा है, तो आप कहेंगे कि सर 9वां संस्करण है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहां पर की गई? जकार्ता, राजस्थान, काठमांडू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसकी शुरुआत बेसिकली जकार्ता में की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए इसका क्या है? सही आंसर, यानी कि भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुण शक्ति 2024 के 9वें संस्करण की शुरुआत जकार्ता में हुई। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही जो हमने आपको बताया। ठीक है, संस्करण मैंने फिर से कह रहा हूं, संस्करण आप लोग याद रखिएगा। कई बार आपके एग्जाम में संस्करण पूछ लेता है कि पर्टिकुलर युद्ध, पर्टिकुलर बैठक किस
कौन से संस्करण की है, तो आप उसको याद रखिएगा। कब से कब तक हो रहा है, 1 से लेकर के 12 नवंबर 2024 के माध्यम में, ठीक। इसके अलावा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है दोनों देशों को एक दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं से परिचित करवाना तथा दोनों सेनाओं के विशेष बलों के बीच में आपसी समझ और सहयोग को क्या करना है, बढ़ावा देना है। ये बेसिकली इसका क्या है, मोटो है किसका, गणशक्ति 2024 का। संस्करण कौन सा है, 9वां है। कब से कब तक हो रहा है, 1 से 12 नवंबर, राइट, याद रहेगा। चलो ठीक है। और भारत और इंडोनेशिया के बीच में है ये, ओके। दोनों देशों के नाम भी आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखने होते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर, जिसको हम लोग DICSC बोलते हैं, परियोजना की शुरुआत की गई। तो ये कौन सा प्लेस है, पीलीभीत और गोरखपुर है, या लखनऊ और हरदोई है, या बहराइच और श्रावस्ती, या फिर गोंडा है, जल्दी मुझे इसका उत्तर बताइएगा। तो बेसिकली इसकी शुरुआत कहां से की गई है, पीलीभीत और गोरखपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक, याद रखिएगा। तो पहला पॉइंट सेम वही कि हाल ही में पीलीभीत और गोरखपुर में सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर, जिसको DICSC बोलते हैं, परियोजना की शुरुआत की गई है। इस पहल के तहत 10 जिलों की लगभग सभी ग्राम पंचायतों में एक मॉडल सामान्य सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा और देश भर में कुल 4740 केंद्र जो है क्या होंगे, स्थापित किया जाएंगे इस जो है योजना के तहत। इन सेवा केंद्रों पर क्या होगा, आधार पंजीकरण, बैंकिंग, वित्तीय नियोजन, टेलीमेडिसिन, शिक्षा और वाणिज्य संबंधी सहायता सहित कई प्रकार की सेवाएं जो है इसमें प्रदान की जाएंगी। तो अपने आप में एक बड़ी सुविधा है ये, और ये देश में अभी हाल ही में कहां पर शुरू की गई है, जो है पीलीभीत और गोरखपुर से शुरुआत इसकी की गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका द्वारा किस देश को 425 मिलियन जो है डॉलर की अतिरिक्त सैन्य सहायता के मदद की घोषणा की गई है अमेरिका द्वारा। तो कौन सा देश है वो, यूक्रेन है, रूस है, बांग्लादेश है, या फिर भारत है, जल्दी बताइए कि कौन सा वो देश है। तो अगर थोड़ा सा कॉमन अगर माइंड आप लगाएंगे तो हो सकता है आप इसको बांग्लादेश को बोलो या फिर यूक्रेन को बोलो, ठीक है। तो बांग्लादेश को नहीं, इसका आंसर यूक्रेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो हाल ही में अमेरिका द्वारा यूक्रेन को 425 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त सैन्य सहायता के मदद की घोषणा की गई है। यूक्रेन के बारे में आप जानते होंगे, यूक्रेन की राजधानी क्या है, यूक्रेन की राजधानी बेसिकली क्या है, कीव है। क्या है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। यहां पर आप मैप में यूक्रेन को यहां पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, करेंसी यूक्रेनी रिवनिया है, और राष्ट्रपति कौन सा है, व्लादिमीर जेलेंस्की जो है यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था, पेंच बाघ अभ्यारण्य, राजाजी नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ये है कि जो डार्क स्काई पार्क है वो बेसिकली पेंच बाघ अभ्यारण्य में जो है इसको घोषित किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। पुरानी न्यूज है लेकिन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच बाघ अभ्यारण्य को घोषित किया गया जनवरी 2025 में, ठीक है। यह भी आपको याद रखना है, जनवरी 2024 में इसे भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में घोषित किया गया। पेंच बाघ अभ्यारण्य एशिया का 5वां जो है डार्क स्काई पार्क है, यानी कि इसके पहले 4 और हैं। वो 4 कौन कौन से, अगर आपको नाम पता है तो बताइएगा, ठीक है। क्या होता है डार्क स्काई पार्क, डार्क स्काई पार्क रात्रिकालीन आकाश को कृत्रिम प्रकाश से होने वाले प्रदूषण से संरक्षित करने के उद्देश्य से ये बेसिकली क्या है, निर्दिष्ट क्षेत्र होता है, ये आपको ध्यान देना, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर। आपको उत्तर देना है कि कामागाटामारू क्या था, ठीक है। अक्सर आप लोग इतिहास के विषय में इस प्रश्न को देखते होंगे। बताइए कि ये एक जहाज है, एक नाव है, एक शहर है, इनमें से कोई नहीं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। जल्दी मुझे बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग जल्दी प्लीज दीजिएगा। और इसके अलावा जो आज आपके लिए मुख्य परीक्षा का अभ्यास प्रश्न है वो क्या है कि निजी और सार्वजनिक संबंध में नीति शास्त्र को विस्तार पूर्वक समझाइए कि किस प्रकार से निजी और जो आपके सार्वजनिक संबंध होते हैं उसमें नीति शास्त्र का क्या कुछ महत्व होता है, इसको आप लोग जो है समझाइएगा। 125 वर्ड्स में जो है आपको इसको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। आप लोग मेंस की तैयारी प्लीज आप लोग करते रहिए। प्री तो आप लोग काफी टाइम से कर रहे हो, लेकिन मेंस आपके लिए जरूरी है, तो इसलिए आप लोग मेंस की तैयारी प्लीज करते रहिए लगातार, ठीक है। बाकी एग्जाम वगैरह आप लोग सब लोग जानते होंगे कब क्या कैसे है, तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से करते रहिए। बाकी मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट है। बाकी हम लोग मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।